लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार। मिशन 2019 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। मिशन 2019 यानी कि 2019 में फतेह किसकी होगी, केंद्र में सत्ता किसकी होगी, लेकिन उससे इतर बात जींद उपचुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव था और इस आखिरी उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 31 तारीख का इंतजार है जब रिजल्ट सामने आएंगे और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर जींद उपचुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने अपने लेवल पर बेस्ट कैंडिडेट उतारा और उसकी वजह से ही इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ये एक हैवीवेट मुकाबला बन गया है। यहाँ तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको ये कहने की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से पूरे के पूरे प्रदेश में जींद इस वक्त फोकस बना हुआ है। सबकी नज़र इस वक्त जींद पर है कि आखिर रिजल्ट किस ओर जाता है। पल पल के अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। कोई भी नई तस्वीर उभर कर सामने तभी आएगी जब परिणाम आएंगे, इसलिए हम सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीधे अपने खास मेहमानों से मिलवाते हैं आपको, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय गुलिया जी इस वक्त मौजूद हैं। अजय गुलिया जी का भी स्वागत। और अश्विनी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी आपका भी स्वागत है। कुछ और ख़ास मेहमान जो अलग अलग पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर इनेलो, उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन पहला सवाल अजय गुलिया जी आपसे कि ठीक है, आप कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आश्वस्त आप लोग 100% हैं कि हाँ दिग्विजय चौटाला यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे प्रोस्पेक्ट से अगर हम सोचते हैं, अगर दिग्विजय चौटाला यहाँ से जीतते हैं तो जेजेपी की आगे की राजनीति किस तरीके से होगी? अगर जेजेपी को हार का सामना करना पड़ता अपने पहले मैच में, दोनों हाइपोथेटिकल सवाल है मेरे, कि अगर हारते हैं तो रणनीति क्या, अगर जीतते हैं तो रणनीति किस तरीके से? देखिए साकेत भाई, ये बिल्कुल तय है। हम कोई वो जैसे कहते हैं ना कि स्टार और कंडीशन लगा करके कोई बात नहीं करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिग्विजय जी ने अपने चुनाव के दौरान, अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भाई उनका जो मुद्दा है, उनका फोकस है, वो रहेगा जींद के विकास को लेकर के। और एक एमएलए जितना भी मैक्सिमम उसकी लिमिट्स हैं, जहाँ तक वो जा सकता है, उतने प्रयास करके जींद की तस्वीर को बदलने का काम दिग्विजय सिंह चौटाला जी जींद के अंदर करने का काम करेंगे, और जींद के लोगों के सहयोग से। तो इसमें कोई बिना सरकार के मदद से कैसे होगा? देखिए साकेत भाई, सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार को एक विधानसभा में आवाज़ उठा करके जींद के हकों की लड़ाई लड़ने का काम दिग्विजय सिंह चौटाला जी करने का काम करेंगे। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विधायक अगर जागरूक है, विधायक काम करने की इच्छा रखता है। अब देखिए, हम लोग चर्चा को सार्थक बनाते हैं। मैं रोज़ ये एक बात कहता हूँ कि चर्चा का निष्कर्ष निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। अब दुष्यंत चौटाला जी हिसार से सांसद चुन करके आए। अब वो तो सत्ता में ना तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार थी, ना ही केंद्र के अंदर सरकार थी, लेकिन उनके किए कामों को लोगों ने सराहने का काम किया। एक सांसद सबसे ज़्यादा अपने फंड का इस्तेमाल जनहित के कार्यों में अगर किसी ने किया तो वो सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। हिसार से सांसद हैं। अब कितने ही प्रोजेक्ट्स में गिनाऊं, इसके लिए वो चाहे रेलवे मिनिस्टर से उनको मिलना पड़ा हो, चाहे इंडस्ट्री मिनिस्टर से उनको मिलना पड़ा हो, या और भी किसी मंत्रालय या किसी भी सरकार के पास, सरकार के मंत्री के पास जाकर के हिसार के लिए नए से नए प्रोजेक्ट जो हिसार की प्रगति में मदद करें, हिसार की, ऐसे प्रोजेक्ट लाने का काम दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने हिसार के अंदर किया। उन्होंने दूसरे सांसदों की तरह ये प्ली नहीं ली कि हम लोग सत्ता में नहीं हैं तो मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। उन्होंने हिसार को बदलने का बीड़ा उठाया और स्वयं से जितना हो सकता था मैक्सिमम, और मैं तो कहूँगा बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर के। अगर हार गए तो देखिए, हम सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं साकेत भाई। नहीं, अच्छा परीक्षार्थी वही होता है जो दोनों चीज़ों के लिए तैयार है कि अगर वो फेल भी हो गया
तो उसकी आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि दबाव ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बच्चों को। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो एक बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं हार की बात कैसे करूं साकेत भाई, क्योंकि जींद की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं तो बल्कि आपके टीवी चैनल पर यह कहना चाहूँगा कि जींद की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उसका कर्ज ताउम्र भी जन जन पार्टी, जननायक जनता पार्टी सदैव जींद की जनता की ऋणी रहेगी। और मैं जींद की जनता अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर तो मैं एक बारी शक भी कर लूं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस मान भी लूं, लेकिन मैं जींद की जनता के कॉन्फिडेंस को, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को कैसे कमतर आंक लूं, जो उन्होंने अपनी पलकों पे बैठा करके निर्णय कर लिया कि दिग्विजय चौटाला को अपनी पलकों पे बैठा करके विधानसभा में ले जाने का काम जींद की जनता करेगी। उनके कॉन्फिडेंस पे, उनके विश्वास पे मैं किस तरह से ठीक है, एक दिन का और फासला है बिल्कुल। जब पूरे तरीके से 31 तारीख को रिजल्ट आएगा और वो सबके सामने होगा, और आशा करते हैं कि इसी चैनल पर बैठ करके अगर यहाँ जरूर पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई तो आपके साथ चर्चा करेंगे, नहीं तो कोई और मेरा साथी यहाँ बैठा होगा और जरूर चर्चा होगी। उम्मीद है कि अगर उस दिन आप जिस सकारात्मक सोच के साथ आगे चल रहे हैं, भगवान करे वैसा ही हो आप लोगों के साथ, और अगर कोई यू टर्न दिखा उस सकारात्मक सोच में, तब मैं पूछूंगा आपसे कि अब आगे की रणनीति क्या है, कितना पाया कितना खोया, ये सारी चीज़ें उस दिन भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, अभी तक आम आदमी पार्टी या तो दूर से देख रही है या इस बार चुनाव को छूने की कोशिश की है वाया जेजेपी। अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भी यही नज़ारा रहेगा कि दूर से देखेंगे या फिर समर्थन दे देंगे या फिर कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे? कभी सक्रिय राजनीति में हरियाणा में उतरेंगे भी कि या नहीं उतरेंगे इस 2019 में? साकेत जी, देखिए, हम कई बार बता चुके हैं, आम आदमी पार्टी सीधा फाइनल खेलने के लिए आई है। और आम आदमी पार्टी ने जो ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब जाता है बहुत बार कि बिना नेट नहीं, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस साकेत जी नहीं है। जो जैसे जींद में आज भी रियाज करती हैं साहब, जींद में इनको शायद रियाज की जरूरत नहीं। विराट कोहली आज भी प्रैक्टिस करते हैं जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, और आप कह रहे हैं सीधे फाइनल खेलेंगे। देखिए, तो वैसे खिलाड़ियों का हश्र जो है वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि ऐसे खिलाड़ियों का हश्र क्या होता है। दिल्ली में ये सोचते हैं कि वो सीधे फाइनल 2 बार फाइनल खेला है, तो आपने देखा होगा कि पहली बार 28 आई थी, दूसरी बार 67 भी आई थी। और अभी आम आदमी पार्टी ने जींद में दिग्विजय जी ने समर्थन की अपील की, तो आम आदमी पार्टी ने जो समर्थन किया तो वहाँ एक एक कार्यकर्ता ने बहुत अपना पसीना बहाया। और आम आदमी के मुद्दे के लिए, आम आदमी की जो आम एक जरूरत है, दिल्ली के वोटर्स और उसके हरियाणा के वोटर्स, आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के वोटर्स और हरियाणा के वोटर्स, इन दोनों को क्या तराजू के दोनों पलड़ों पर जब आप रखते हैं तो बराबर दिखता है क्या? देखिए सर, आज एक बहुत, मैं आपको साकेत जी खुशी की बात बता देता हूँ। बीजेपी का सांसद धर्मवीर जी हैं, भिवानी से सांसद हैं, और वो अस्पतालों का दौरा करते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के अस्पतालों का, भिक्षु हॉस्पिटल है जो हमारा, उसका हॉस्पिटल का दौरा करके गए हैं वो। और फिर वो भिवानी में जा कर के एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा। तो उसमें सांसद धर्मवीर जी कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों की दशा देखकर मैं अचंभित रह गया कि इतने बढ़िया अस्पताल प्राइवेटों को माफ करते हैं। और वहाँ का सीएमओ, अगर वो सीएमओ भी बोलता है कि अगर दिल्ली में किया हुआ आपका काम बोलता तो पंजाब में आप जीतते। देखिए, हम पड़ोसी है वो भी। साकेत जी, इलेक्शन जो है मानते हैं हार जीत के लिए होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुद्दों के लिए राजनीति करने आई है, हार जीत के लिए राजनीति करने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और मुद्दों के लिए राजनीति कर रही है। और आम आदमी के मुद्दों के जितनी राजनीति होगी, आम आदमी उतना अवेयर होगा, जागरूक होगा। ये बता दीजिए, ये जो समर्थन दिया आप लोगों ने, आगे चल के गठबंधन होता है तो बैसाखी आप बनेंगे या उनको बनाएंगे? देखिए साकेत जी, हम गठबंधन की बात अभी आने वाला समय जो होगा उसमें तय होगा सारा, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो करेगा इस बात को। बाकी आम आदमी पार्टी, आम आदमी के मुद्दों के लिए मैं बार बार बता चुका हूं कि भाई आम आदमी के मुद्दे के लिए हर एक उस आदमी को समर्थन करने के लिए तैयार है। अगर विचारधारा नहीं मिली गठबंधन के लिहाज से तो अलग अलग लड़ेंगे ना? नहीं, पर्सनल विचारधारा का तो यहाँ कोई पार्टी की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हमारी विचारधारा अलग अलग लड़ेंगे ना? हाँ, हम तो लड़ेंगे बिल्कुल जी, तो विधानसभा लोकसभा अलग अलग लड़ेंगे तो दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलेंगे ना? नहीं, अगर वो कोई भी खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई भी हो सर, कोई भी हो, अगर वो आम आदमी के मुद्दों से हटकर बात करेगा तो हम उसके लिए खड़े हैं बिल्कुल।
भाई राजनीति में जब भी आप चुनाव मांगने जाएंगे आप थोड़ी बोलेंगे कि आधा वोट बीजेपी को दे देना, आधा मुझे दे देना, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे आप। साकेत जी, तो आप हर पार्टी के खिलाफ बोलेंगे ना। साकेत जी, हर उस पार्टी के लिए बोलेंगे जो आम आदमी के मुद्दों से हटकर बात करेगा। अगर मान लीजिए जेजेपी आम आदमी के मुद्दों की बात कर रही होगी तो क्या बोलेंगे? आम केजरीवाल आदमी वहां के आके मुद्दों की क्या बात बोलेंगे? करेंगे, दुष्यंत उनके को वोट साथ दे हैं। दो। आम आदमी की मुद्दों की बात करेंगे, उनके साथ हैं। जिंद में भी हमने साथ दिया है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका गठबंधन नहीं हुआ, आप लोग अलग अलग लड़ रहे जी। हैं, आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, आपको पता है जेजेपी के का जो मैनिफेस्टो है वही मेरा भी मैनिफेस्टो है, जी। तो आप क्या कहेंगे कि दिग्विजय को वोट दे दो, दुष्यंत को वोट दे दो, जेजेपी को जिता दो? ये तो नहीं बोलेंगे ना आप, उनके एंटी बोलेंगे। एंटी बोलेंगे जींद तो का जो चुनाव है ये तय करेगा सर। जींद के चुनाव में दिग्विजय जी को जो समर्थन दिया गया उसका अभी नतीजा आने दो, फिर उसके बाद इनका ये काम करेंगे। मगर अगर एक विचारधारा पे मतलब काम अगर दिग्विजय नहीं जीते तो समर्थन आगे जारी नहीं रहेगा। नहीं, और दिग्विजय जीते तो गठबंधन की संभावना है। नहीं, समर्थन जारी रहेगा, ये मैं बता चुका हूं। एक आम आदमी के मुद्दे के लिए, अच्छी सोच के आदमी के लिए कोई भी पार्टी हो, हम उसको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई का खूंटा उखाड़ने के लिए हरियाणा से हम किसी भी दल के साथ संबंध कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं हम। ब्रेक के बाद चूंकि इन दोनों का समर्थन एक दूसरे को है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहे, लेकिन वो राजनीति की ऐसी कई चैप्टर, कई अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिए, देख लिए, जहाँ पर दो कभी एक दूसरे को फूटी आँख न सुहाने वाले गलबैयाँ कर रहे हैं, तो कहीं गलबैयाँ करने वाले एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते। तो राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता है साहब, चीज़ें बदलती रहती हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कोशिश होगी कि बाकी 3 पार्टियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ जाए, उनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और लगातार कोशिशें उस लिहाज से भी हो रही हैं कि इस जींद के चुनाव से एक अच्छा अभ्यास मिल जाए और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल उतर जाएं। अब ऐसे में प्रदेश प्रभारी की जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के अंदर वो बदली गई है। नए प्रभारी साहब जो हैं उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, बहुत अहम मसलों पर कहा है उन्होंने। ज़रा एक बार सुनिए ताकि हम चर्चा को थोड़ा सा और ब्रॉड प्रोस्पेक्ट पे ले जा सकें। हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम नबी आजाद जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आज तमाम विधायकों ने आपसे चर्चा की है हरियाणा के आकर के, किस तरीके से चर्चा को देखते हैं? नहीं, खाली विधायकों ने ही नहीं चर्चा की है, बहुत सारे हरियाणा के लोग मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं लाइन में जो भी आता है यहाँ AICC में, चाहे वो विधायक हो, भूतपूर्व विधायक हो, MP हो, एक्स MP हो या कार्यकर्ता हो पार्टी का, उनसे सबसे मिल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे नेता और सारे वर्कर्स मिलकर कांग्रेस में काम करेंगे और आने वाले लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें हम जीत पाएंगे। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के तौर पर आपको देखा जाता है और हरियाणा में आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद इसे चुनौती समझा जा रहा है कि जो टुकड़ों में बटी कांग्रेस है, क्या वो एक हो पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस एक है और एक हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। जो चुनाव आगामी अब आ रहे हैं उनमें किस तरीके की स्थिति आप कांग्रेस की देखेंगे, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में खासतौर से? जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली हो गई है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हरियाणा के अंदर में। और लोग हरियाणा के जानते हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो लोगों के लिए काम किया है, हर समुदाय के लिए और पूरी जनता के लिए और विशेष रूप से किसानों के लिए, उनके लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। और 5 साल में उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की क्या हालत की। अलग अलग मंचों पे, चाहे विधायकों की बात की जाए या कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं की बात की जाए, ब्लॉक स्तर पर संगठन का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाराजगी जताते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब इलेक्शन के बीच में ब्लॉक लेवल का गठन होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई ढांचा जरूर बनाएंगे जो उस कमी को पूरा करे। नेतृत्व बदलने की जरूरत है कांग्रेस में प्रदेश? अभी उस पर कोई चर्चा नहीं। सर, जींद चुनाव को लेकर के एक अंतिम कमेंट आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? 31 तारीख अब तो ये तो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट से पहले कैसे मैं बता सकता हूँ। हमें तो हमारे सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कांग्रेस के लिए प्रदेश में अगर मैं कहूँगा कि 90 सीटों में से ये सबसे कमज़ोर सीट थी कांग्रेस के लिए, लेकिन तो भी हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे उम्मीदवार थे, हमारे कैंडिडेट थे,
और बाकी लोगों ने जिस तरह से वहाँ काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो सीट जीत जाएंगे। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन आसिफ के साथ जितेंद्र चौधरी, जनता टीवी। अब सवाल ये है कि कमज़ोर सीट किस लिहाज से, और 5 बार से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सबसे ज़्यादा वक्त यहाँ पर कांग्रेस ने बिताया है, तो फिर जींद का ये विधानसभा ये कमज़ोर कैसे, और इस कमज़ोरी को भरने के लिए क्या एक हैवीवेट कैंडिडेट उतारा गया। सभी खास मेहमान और 3 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 पहले से हमारे साथ थे। आइए एक बार उनसे भी मिलवा देते हैं आपको, ताकि चर्चा के इस सत्र की हम शुरुआत करें। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रविंद्र ढोल साहब जुड़े हुए हैं। ढोल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेणु भाटिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से तरुण भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भंडारी साहब, अगर आपने ये 1 to 1 सुना, हमारे सहयोगी ने जो बातचीत की गुलाम नबी आज़ाद ने, उन्होंने कहा कि ये सबसे कमज़ोर सीट है कांग्रेस के लिहाज से। सर, मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे बाकी जो 2 पैनलिस्ट थे वो भी स्माइल कर रहे थे इस बात को सुन के, वो भी नहीं समझ पाए। आप अगर समझा दें कि जींद की सीट, जिस पर सबसे ज़्यादा 5 बार कांग्रेस का विधायक रहा, वो सीट सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गई? जी, समझ तो आप भी गए हो, परंतु आप मेरे से पूछना चाहते हो, मैं ही बताता हूँ कि हमारा 2 बार यहाँ से विधायक नहीं बना, और पिछली बार भी हमें बड़े कम वोट मिले, वीक सीट थी। और जब भी जीतते यहाँ पे हमारे कांग्रेस के मांगेराम गुप्ता जी जीते, और मांगेराम गुप्ता जी की अपनी छवि थी, और उनको उस टाइम सबसे दिग्गज नेता थे वो जींद के। परंतु अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जींद में कभी भी कांग्रेस का कोई और आदमी जीतने में कामयाब नहीं हो गया, इसके हाथ से ये वीक सीट कही जा रही है। अच्छा, ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन भाटिया जी, रेणु भाटिया जी, सवाल ये है कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर जींद के इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो लोकसभा और विधानसभा आप लोग साथ में करवा देंगे। देखिए साकेत, लोकसभा विधानसभा साथ हो या अलग हो, इस देश की सेवा के लिए हम लोग आगे आए हैं, तो मुझे लगता है हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की इस संगठन की सोच केवल सबका साथ सबका विकास की है, सबको साथ लेकर चलने की है, इसलिए चुनाव कभी भी आए हम तैयार रहते हैं। और मजे की बात यह है, आपने अभी मेरे मन की बात ही कह दी, मैं उस टाइम, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मुस्कुरा रही थी जब इतने बड़े नेता, कांग्रेस के एक दिग्गज कहलाए जाने वाले गुलाम नबी आजाद आज ये कह रहे हैं कि वो एक कमजोर सीट थी। लगभग 70 वर्षों में 50-55 वर्ष जिनका राज्य रहा हो, हरियाणा में लगातार पिछले 10 वर्षों तक जिनकी सरकार रही हो, जिनके मैक्सिमम एमएलए रहे हो, तब भी वो अगर क्षेत्र के, हरियाणा के किसी कोने को कहें कि कमजोर, तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि वो स्वयं कमजोर थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों को भी सामने दिखाया और उन्होंने जनता को कमजोर बना के रखा। मुझे याद है, मैं जब छोटी हुआ करती थी तो डैडी लोग जब न्यूज देखते थे तो एक चीज बार बार सामने कांग्रेस की आती थी, जो अब पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते या पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे समझ आई कि क्यों कहा जाता था ऐसा, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अब मुझे ऐसे लगता है वाकई कांग्रेस का हाथ नहीं था, कांग्रेस का वो थप्पड़ था जो उनको पिछले 50 सालों से 60 सालों से पड़ रहा है और उनको दबा के रखा हुआ है उस हाथ में। तो आज मुझे शर्म आती है कि इतने बड़े नेता ने भी आज ये बात कही। जीत हार, ठीक है रेणु भाटिया जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, कुछ और सवाल हैं जो आपसे भी पूछेंगे, लेकिन ढुल साहब से एक रिएक्शन ले लूँ। ढुल साहब, इंडियन नेशनल लोकदल मतलब कहीं इस तरीके से हलचल नजर नहीं आ रही, कहीं ऐसे लग नहीं रहा कि कोई एक्साइटमेंट है, कहीं पॉलिटिशियंस का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा, मतलब शेल में चले गए हैं या क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी स्टेटमेंट दिखा है हमारे कैंडिडेट की भी आई है, तो इलेक्शन की भी आई है, जिन जिन की भी स्टेटमेंट मुझे लगता है कि मीडिया ने रिकॉर्ड की है, उन सब की स्टेटमेंट्स आई हैं, उन सब ने एक आशा व्यक्त की है कि जींद में हम हमारी सीट को रिटेन करने में पूरी तरह से सफल होंगे और जींद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जींद की जनता का आशीर्वाद आपके साथ है क्या? एक सवाल जो मैं कल भी आपके प्रवक्ता से कर रहा था, आपको कुछ लगता है ढुल साहब कि जेजेपी ने बहुत ही एक तगड़ा आघात किया आपको अंदर खाने ही? देखिए, इन्होंने अपने तरीके से मेहनत की है, हमने हमारे तरीके से मेहनत की है, और कोई आघात तो निश्चित रूप से एक नुकसान तो होता ही है जब वोट बढ़ते हैं,
लेकिन उतना ही नुकसान इस यही हिसाब बात से तो आपकी इनको अच्छी भी लगती होता है है, ढुल साहब, क्योंकि हम यही जब बात ज्वाइन आपकी किए तो अच्छी हमने लगती है हमें दो कि बार आप एटलीस्ट सीट एक्सेप्ट जीती है। करते हैं चीज़ों को, तथ्यों को आप समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को कि हाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। बाकी प्रवक्ता जो होते हैं वो सीधे तौर पर डिनाई कर देते हैं कि जी कोई नुकसान होगा ही नहीं, जेजेपी का अपना अलग, हमारा अपना अलग। एटलीस्ट इसी वजह से मैं इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के टूटने में स्पोक्स नुकसान पर्सन तो में होता ही सबसे है। बेहतर आपको मानता हूँ पर्सनली भी, क्योंकि आप फैक्चुअली बहुत अच्छे फैक्ट्स रखते हैं। धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो इस चर्चा को ओपन डिबेट के तौर पर करेंगे और हर कोई आज़ाद होगा एक दूसरे के काउंटर के लिए, क्योंकि पक्ष उनको रखना होगा। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बात और कही कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जो हालत पतली है, सबसे ज़्यादा हालत अगर कहीं ख़राब है तो वो हरियाणा में है। रेणु भाटिया जी, ये सवाल होगा आपके लिए। ब्रेक के बाद जैसे लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिना वक्त गंवाए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुलिया साहब, एक सवाल मेरा ये है कि प्रदेश प्रभारी चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब वो हरियाणा में होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती एक होती है। और ख़ासतौर पर कांग्रेस के लिए अगर कोई प्रदेश प्रभारी का काम कर रहा है तो उसके लिए तो चैलेंजेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का सफ़र कैसा आपको दिख रहा है साहब? देखिए साकिब भाई, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से आज कांग्रेस, पता नहीं अब किसकी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते और प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी का कद्दावर नेता नहीं मानते। और ना सिर्फ ये दो की बात है, और उधर से कई खेमे, जैसे रणदीप सुरजेवाला का एक अलग खेमा है, कुमारी शैलजा का एक अलग खेमा है, किरण चौधरी का एक अलग खेमा है। तो इन सबको साथ लाना, तो कांग्रेस के जो नए प्रभारी हैं, जैसे कि पीछे वाले भी नहीं कर पाए थे जो इससे पूर्व में प्रभारी थे, इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। और बाकी तो उनके पार्टी का अंदर का अंदरूनी मामला है, वो किस प्रकार के निर्णय लेंगे। सब कुछ कह दिया आपने जो गुलिया साहब, और फिर ये भी कह दिया आपने कि उनकी नहीं, ये चीजें देखिए साकेत भाई, प्रथम दृष्टया ये चीजें हमें दिखाई दे रही है। कोई ये ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी से छुपी हो। ये चीजें, सारी चीजें बिल्कुल खुले सबके सामने। अशोक प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली में पीटा जाता है, वो बकायदा नामजद करके FIR कराते हैं। तो ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि भाई किसी से छुपी हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। सबको पता है कि इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस के अंदर हुई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगे थे। हाँ, बाकी वो किस प्रकार से चलाएंगे अभी तो उनका देखो नहीं। अब आप कह रहे हो क्या भी दिया, अभी उन्होंने कहा कि उनका संगठन भी ज़मीनी स्तर पर तैयार नहीं है। स्वयं इनके प्रदेश प्रभारी ने मान लिया और ये भी कह दिया कि हो सकता है चुनाव से पहले तैयार ना भी हो। तो ये इफ एंड बट की सिचुएशन में है कांग्रेस। भंडारी साहब, एक बात और निकल कर आई इस 1 to 1 में, जब हमारे संवाददाता ने कहा कि कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक है, एक हो जाएगी। सर, कौन सी बात माने उनकी, एक है या एक हो जाएगी? पार्टी से प्रवक्ता है जो एक परिवार को धोखा देके, मैं नहीं कह रहा ये बात, इनके दादा दादी और इनके बाकी भाई लोग ये कहते हैं कि ये धोखा करके गए हैं और दो फाड़ हो गए। एक परिवार की पार्टी जो थी वो दो फाड़ होगी। और मैं बताना चाहता हूं कि आपने कई चर्चाएं गुटबाजी पे, कांग्रेस की गुटबाजी पे की थी। अगर गुड़िया जी को जींद की धरती पे वो सारे जो 7 नाम ये ले रहे थे वो एक पंच पे नजर नहीं आए, तो मुझे मैंने तो 4 ही 5 लिए थे, आपने 7 बता दिए, मान लिए कम से कम। सुनिए मैंने नहीं, आप परिवार की पार्टी नहीं, एक चीज नहीं भंडारी जी, देखिए आप एक परिवार की पार्टी कर रहे हैं, आपका क्या है, आपके तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां यहाँ लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं, आप हमारे यहाँ तो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर तो जो हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सरदार निशान सिंह जी हैं। क्या आपकी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बाहर से बन सकता है? नहीं, उस व्यक्ति को आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जिसका फेल होने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसका फेल होने में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो व्यक्ति बना चुका है। अगर उसको रेस में अकेला भी दौड़ाओगे तो तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति आएगा।
उस व्यक्ति को आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। क्या क्वालिटी थी उनके अंदर? सिर्फ यही कि उनके नाम के पीछे नकली गांधी लिखा हुआ था, उनके नाम के पीछे नकली गांधी लिखा हुआ था। आप इस प्रकार के कटाक्ष दूसरी पार्टियों पे कर रहे हैं। सुन लेते हैं, सुनते हैं। कोई और आदमी मिलता ही नहीं। आपका तो परिवार ही हर जगह चुनाव लड़ने जाता है। जींद की धरती पे भी आपने अपने परिवार के सदस्य को उतारा। परिवार के अलावा आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। और जो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो, आपका तो संगठन नहीं बना, अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई ना, आपके पास कोई निशान है, और आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं शर्म पे बैठ के। आप अपने घर में देखिए। अरे गुलाम नबी, इसका मतलब लंबी लंबी बातें तो गुलाम नबी आजाद ने की। आपकी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी ने की है लंबी लंबी और मूर्खतापूर्ण बातें। अगर मेरी बातों को आप इस प्रकार से ले रहे हो तो ये सारी बातें तो आपके प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कही कि अभी पार्टी का संगठन ब्लॉक स्तर पर है नहीं और चुनाव से पहले बनेगा, ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं है। ये सारी बातें तो आपके प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कही, मैंने सिर्फ इनको दोहराने का काम किया। तो आपकी अगर बात को मैं मानूं, आपकी बात को मैं मानूं तो इसका मतलब आपके प्रदेश के प्रभारी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बातें आपको ऐसी लग रही हैं तो सारी उनकी बातें हैं, उनको मैंने रिपीट किया। एक बात तो चर्चा करने का ये ढंग नहीं, अपनी बात इन्होंने रखी और दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। मैं फोन पे जुड़ा हुआ हूँ, जानबूझ के नहीं करना चाहते क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि आप सुन रहे हैं। धोखा दे के एक पार्टी बना के आए हैं। और आज ये मैं नहीं कह रहा ये बात, इनके दादा दादी और इनके चाचा, इनके पिता क्या कौन कौन इनके परिवार के सदस्य ही कहते हैं। और दूसरी बात, संगठन आपके ना, आपका तो कोई ब्लॉक जिला अध्यक्ष कोई भी नहीं है और निशान सिंह जी को आपने बनाया है। आपकी पार्टी तो अभी रजिस्टर नहीं है। आप इतनी पुरानी पार्टी के बारे में कमेंट करोगे, ये अच्छा नहीं है। और आप अपने परिवार, मतलब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको धूल चटा रहे हैं। हम लोग चुनाव में हैं और चुनाव में आपको धूल चटाने जा रहे हैं, हम आपके ऊपर कमेंट ना करें। एक नई पार्टी जिसका के गठन अभी हुआ है और आप अपनी पार्टी को इतना बड़ा, इतना महिमा मंडन उसका कर रहे हैं। एक बार उसको धूल चटाने हम लोग जा रहे हैं। एक बार भंडारी जी को सुन लीजिए, पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद इनको तो संयम रखें, शांति से सुने, धैर्य से सुने। अब सच्चाई सुनना बड़ा मुश्किल होती है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कच्ची फावड़ा लेके आप भी गए थे SYL की नहर खोदने, जब INLD ने अपना प्रदर्शन किया था और तब आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालते थे, तो तब आज आपने समर्थन उन्हीं से ले लिया। आपने लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया, अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ किया। और आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले लोग हो, आप कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहे। आप दुष्यंत चौटाला जी का बताइए, उन्होंने राष्ट्रपति के जब चुनाव हुए तब किसको वोट डाला था? और अभी जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तब भी उन्होंने किसको वोट डाला था? उनका भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट किया था। आप अपने संगठन की तरफ ध्यान दीजिए। मैं इनका जवाब दे दूं। पार्टी है। भंडारी साहब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, एक बार जवाब आरोप लगाने का काम तो भंडारी जी अपना करते रहे, जारी रखें। ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि राज्यसभा चुनाव में इसी भाजपा को जितवाने के लिए आपके जींद से प्रत्याशी ने क्या किया था? आपके जींद के प्रत्याशी ने क्या किया था? अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं। आपने सरेआम भाजपा की मदद करके भाजपा के राज्यसभा सांसद को वहां से, हरियाणा से निर्वाचित कराने में अपने वोट का भी और अपनी सारे समर्थन उनको देने का काम आप लोगों ने किया कि नहीं किया? वोट डाल के आए दुष्यंत चौटाला जी राष्ट्रपति के चुनाव में, अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने उनके समर्थन में डाला कि नहीं डाला? बताओ। नहीं, आपने वोट कहां डाला? आप मुझे ये तो बता दो मेरे भाई। तरुण भंडारी जी, आपने राज्यसभा के चुनाव में किसके लिए मतदान किया था? ठीक है, वापस लाते हैं। आप दोनों को रोक रहा हूँ। ढुल साहब के पास चलते हैं। ढुल साहब, ये जींद पिछले 2 बार से आप लोगों के पास ये जींद विधानसभा है। स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। उनके निधन के बाद उनके बेटे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर वहां मैदान में हैं। आप लोगों ने एक निर्दलीय को एक अपना प्रत्याशी बना करके उतारा। अब सवाल ये है साहब कि वोट बैंक जो शहर का है और जो गांव का है, क्योंकि जींद एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर 60 और 40 का रेशियो है कि 60% शहरी तो 40% ग्रामीण मतदाता है। एक मिक्सचर है यहाँ पर। आपको क्या लगता है, दोनों तरफ से वोट मिले होंगे
या फिर गांव के भरोसे हैं या शहर के भरोसे हैं? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ आपको। हमारा अपना असेसमेंट है, नेचुरली जो मैक्सिमम हमारे पास में जो वोट आएंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे। जी। जहां तक बात शहरी है, शहरी के अंदर हमें लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और हमारे जो पुराने जो निष्ठावान कार्यकर्ता है हमारे जगह है, जहां पर उस जगह से हमको निश्चित रूप से वोट आने की संभावना है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैक्सिमम वोट बैंक जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र से आएगा। इससे पहले भी, इसके पिछले इलेक्शंस की भी अगर आप असेसमेंट करेंगे, वहां भी 19,500 पिछले इलेक्शन में भी ग्रामीण क्षेत्र से आए थे और 11,000 जो है शहर से आए थे। और ऐसे में क्या ऐसा तुरुप का इक्का रहा होगा ढुल साहब, जो आपको लगता है कि ग्रामीण मतदाता फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही रहेगा? देखिए, हमने एक सामाजिक प्रत्याशी को जो है इलेक्शन लड़ने का काम किया है, जो कि हमारे समर्थन के बाद जिला परिषद में पहुंचे थे और बाद में उन्होंने निर्दलीय जो है जींद विधानसभा लड़ने का एक प्रोग्राम बनाया था। और जो हमसे बात हुई उनसे, तो उन्होंने जो है निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने उनके ऊपर जो है विश्वास जताया कि वो एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं। वो एक ऐसी खाप से आते हैं जहां पर 46,000 वोट हैं जिस खाप की, तो एक पूरी मजबूती उनको मिलती है। यदि उस खाप से वो ढंग से परफॉर्म करते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि वो जीतेंगे। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रेणु भाटिया जी, एक गुलाम नबी आज़ाद का जिस स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया था ब्रेक पे जाने से पहले, उसका मैं जवाब चाहूँगा। वो कह रहे कि सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब है बीजेपी की तो वो हरियाणा में। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, नो डाउट, हमारे जन्म से पहले के वो नेता हैं। परंतु आज उन्होंने कितनी छोटी बात की, इसका अंदाजा मुझे तब लगा कि ये लोग समाज के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, देश के लिए नहीं काम कर रहे। ये लोग एक परिवार के मुखिया के इर्द गिर्द बस उनको खुश करने के लिए काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि दूसरे को कमजोर कहने का अभिप्राय उनका क्या था। आपने उनसे स्वयं एक प्रश्न पूछा, एक बड़ा अच्छा एंकर का आपने परिचय दिया कि अगर आप हार जाते हैं तो, अगर आप हारते तो उनके पास वो जवाब नहीं था। भले ही वो ये कह देते हार जीत लगी है, वो तो लगी रहेगी, चुनाव है तो हार जीत लगी रहती है। परंतु उन्होंने जिस तरीके से कहा, और दूसरी बात, अभी मैं वर्सेस वाला आपका देख रही थी कि दो पार्टियों को आपने वर्सेस में लिया था। आपने ये देखा होगा, दोनों में से एक ने भी जनता की आवाज की बात नहीं की, दोनों में से एक ने भी जनता के हित की सोच नहीं दिखाई। दोनों एक दूसरे के परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है, ना ये उनके रिश्तेदार, ना वो उनके रिश्तेदार, ना इन लोगों को किसी समाज के साथ जुड़ाओ, ये परिवारों के लिए खुश करने के लिए लड़ रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि हम उनके पौत्रों को खुश कर दे तो अच्छा रहेगा, हमारे पीठ थपथपाई जाएगी, और उनको लग रहा है कि हम गांधी परिवार को खुश कर दे। तो ये साफ जाहिर होता है जनता ने बड़ी अच्छी तरह सोच के वोट दिया है, और दिख रहा है कि इनका बिल्कुल जो समन्वय है, जो इनका प्रयास है, जो इनकी सोच है, जो इनकी नीति है, जो इनकी नीयत है, वो समाज के लिए नहीं है, परिवारों को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है रेणु भाटिया जी, आपके इस सवाल का मैं जरा जवाब तरुण भंडारी जी से लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि चूंकि आप लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हैं तो एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो सब सुन पाएंगे, हम लोग समझ भी पाएंगे, इसलिए काउंटर कर लीजिएगा रेणु भाटिया जी, लेकिन तरुण भंडारी जी को खत्म करने के बाद। तरुण भंडारी जी। रेणु भाटिया जी गरीबों की बात कर रही है और परिवार की बात कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। बाकी सबको खत्म करके रखा है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई कैबिनेट मंत्री है, ना इनको वित्त मंत्री की जरूरत है, ना विदेश मंत्री की। और आप बात कर रहे हो विचारों की, आप बताइए आपने कौन से जनहित के मुद्दे आज जींद चुनाव में छेड़े? आपने 154 वादे किए थे इस जनता के साथ, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। क्या आपने 2 लाख रोजगार युवाओं को दे दिया? क्या आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया? क्या उनको पंजाब के बराबर वेतनमान दे दिया? आपने कौन सा आदर्श गांव बना दिया? कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी? स्वच्छता अभियान के नाम से बाद कूड़े के ढेर लगे हुए थे, गौ माता जिसके ऊपर आप राजनीति करते हो। ठीक है तरुण भंडारी जी, अब एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, एक बार जरा रेणु भाटिया जी का काउंटर ले लूं और उसके बाद बाकी के पैनलिस्ट के पास भी लौटूंगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं तरुण भंडारी जी, ठीक है, आपने जो परिवारवाद वाली बात थी आपने उसका काउंटर किया, मैं इसका एक रिएक्शन लेता हूँ। रेणु भाटिया जी। देखिए साकेत, मैं तरुण जी बहुत सुलझे हुए बोलने वाले वक्ता हैं, परंतु मैं इनकी मजबूरी समझती हूँ कि इनको केवल किसी एक परिवार को खुश करना है, इसलिए ये ऐसे अच्छा बोल रहे हैं। अदरवाइज दिल पर बात कर रहा हूँ, बताइए कौन सा काम किया आपने? देखिए, मैंने नहीं बोला, अब आप मुद्दे उठाए, उसके ऊपर बात कीजिए। आप परिवार के ऊपर ना जाकर मुद्दे को अपने दिल
ठीक है। 10 वर्षों के पिछले राज्य में जींद का कहीं हित किया नहीं किया, तो किस मुंह से ये बोल रहे हैं, किस मुंह से ये जनता को अपना कहने की बात करते हैं? ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूँ, अश्वनी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। अश्वनी जी। देखिए, अभी मेरी बहन रेणु भाटिया जी ने बोला कि बीजेपी जो है वो समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और पूरे हरियाणा ने देखा, पूरे देश ने देखा कि हरियाणा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाज को किस तरह बांट दिया गया है, वो सबके सामने है। किस तरह जातिवाद के जहर हरियाणा में घोले गए और किस तरह से दंगे कराए गए, किस तरह से आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, किस तरह से आज रोज़ मतलब 8 दिन में रोज़ एक मर्डर हो जाता है और रोज़ दूसरे तीसरे दिन एक बलात्कार हो जाता है। तो किस तरह कहाँ समाज सुरक्षित है, ये मेरी बहन से मैं ज़रा जानना चाहूँगा जी। ठीक है, आप दिल्ली की बात भी कीजिए साथ साथ, यहाँ तो आप किसी को दिल्ली में तो इतना बढ़िया काम किया है। दिल्ली में आपके सांसद, आप मेरी एक मिनट मेरी सुनो, मेरी बहन मेरी बात सुनो एक मिनट। जो आपके सांसद हैं धर्मवीर जी सांसद है भिवानी से, वो दिल्ली के अस्पताल देख के गए हैं और वो जाकर के वहां जाकर के हरियाणा में दिल्ली के अस्पतालों की बड़ाई कर रहे हैं, और आपके जो सीएमओ हैं वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। कोई अच्छा काम आप करते हैं तो उसकी तारीफ हो, ये तो परिचय है। आप भी तो कर सकते थे ना, आप भी कर सकते थे, ये आप भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि तारीफ करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा में कर सकते थे। 4.5 साल हो गए सरकार को, 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। वो खुद कह रहे हैं कि ये हरियाणा सरकार कर सकती थी। ठीक है गुलिया साहब, अभी तक क्यों नहीं किया? गुलिया साहब, रेणु भाटिया जी ये भी कह रही हैं कि आप लोग भी कांग्रेस की तरह ही बस एक परिवार को खुश करने में लगे हुए हैं। अब ये रेणु भाटिया जी पता नहीं ये इनकी कौन सी सोच है, ये कह रही है। अगर परिवार की बात होती या इस प्रकार की कोई बात होती तो हम लोग जींद की जनता के बीच में जा गए और जींद की जनता का फैसला हम लोगों ने माना। ये कोई दिग्विजय सिंह चौटाला जी पार्टी की तरफ से थोपे गए उम्मीदवार जींद के लिए नहीं थे। जींद के कार्यकर्ताओं के साथ, जींद के लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद सभी की ये आम राय बनी कि ये पार्टी का पहला चुनाव है और पार्टी के कार्यकर्ता, जींद के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी वहाँ से चुनाव लड़ें। ये हमारी पार्टी के अंदर निर्णय जो होते हैं ना साकेत भाई, मैं खुल करके आपको बता दूं कि हमारी पार्टी के अंदर निर्णय डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलते हैं। जो कार्यकर्ताओं का मन होता है ना, उनकी नब्ज टटोल करके वो फैसले ऊपर तक पहुँचाए जाते हैं और फिर कोई फैसला होता है। अब रेणु भाटिया जी उस पार्टी से आती हैं कि इनकी हायरार्की बनी हुई है, टॉप टू बॉटम, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। एक ने अगर कोई निर्णय ले लिया, वो गलत हो सही हो, कोई मंत्रणा नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, बस वो निर्णय चलेगा ऊपर से नीचे तक। बल्कि हमारी जब कोई पार्टी, आपकी पार्टी को बने हुए कुछ महीने ही हुए हैं, अभी आप नियम और संविधान की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो तब पता चलती है ना साहब, जब आप लंबी रेस में चलते हैं तब पता चलता है कहाँ चीजें किस तरीके से। साकेत भाई वो कहावत है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आपने शुरुआत में देख लिया, कि हमारी पार्टी के अंदर एक आम कार्यकर्ता का भी वही मान सम्मान है जो पार्टी के बड़े से बड़े नेता का है। या हमारी पार्टी के अंदर नेता बड़ा नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बड़ा है। और ये आगे भी आपको बिल्कुल आपके टीवी चैनल पे आपको आश्वस्त करते हैं साकेत सुमन जी और हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में भी ये बात, जो निर्णय आम कार्यकर्ता लेंगे उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही पार्टी के कोई निर्णय होंगे। इनकी तरह नहीं कि बंद कमरों में फैसले होंगे और वो उसकी जानकारी जाकर के कार्यकर्ताओं को। तरुण भंडारी साहब, आज खबरें आई कि हुड्डा गुट मिलने के लिए और हुड्डा गुट से जुड़े विधायक जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे गुलाम नबी आजाद से। क्या वो एक बार फिर से अब दूसरी जगह प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने के लिए गुहार लग रही है क्या? बड़ी खुशी लगती है कि बाकी पार्टी इग्नोर करके आप कांग्रेस के ऊपर विशेष ध्यान देते हो। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और दूसरी बात, हमारे इंचार्ज लगे हैं, प्रजातांत्रिक पार्टी है हमारी, दूसरी पार्टियों जैसे नहीं कि एक किसी का भी ऑर्डर आया खत्म। हमारे जो प्रभारी लगे हैं। भंडारी साहब एक चीज बताइए, जब इलेक्शन मतदान नहीं हुआ था उसके बीच भी हम लोग काफी बार चर्चा के दौरान मिले और आप एक बार लगातार एक बात कह रहे थे कि मीडिया देखिए गुटबाजी की खबरें इलेक्शन से पहले कितना उठाता था
और प्रचार के दौरान देखिए मीडिया कहीं भी गुटबाजी की खबर नहीं उठा रहा है, नहीं, मैंने क्योंकि ये सब नहीं कहा। एक है। और सच्चाई लेकिन सर सुनिए, मतदान खत्म हुआ और फिर से वही दौर देखने को मिल गया। राकेश जी मैं बताता हूँ, आपने चर्चाएं हुई, हमेशा विपक्षी दल और मीडिया गुटबाजी के ऊपर चर्चा करता था, परंतु हमारे जींद में सभी नेताओं ने इकट्ठे प्रचार करके हर जगह इकट्ठे होके दिखाया। और मतदान दूसरी खत्म जो होते अन्य ही दल थी, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले एक विपक्ष था और एक सत्ता दल था, वो दोनों दो फाड़ हो गए। एक से राजकुमार सैनी जी की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी से, और आईएनएल से निकल के जेजेपी बन गई। आप उनके ऊपर चर्चा ना करके आज हमारे इंचार्ज जो लगे हैं उनको विधायकों का भी मिलना जरूरी है। कल मैं भी मिल रहा हूं कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी गुलाम नबी आजाद जी से मिलेंगे। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं सर, मतदान के बाद फिर से ये चर्चाएं कैसे जोर पकड़ने लग गई? इस बात की चर्चाएं तो आप 4 वर्ष से कर रहे हो राकेश जी। मैंने लेकिन कई इस चर्चाएं प्रचार का जो दौर रहा, जींद उपचुनाव में प्रचार का जो दौर रहा तरुण भंडारी साहब, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि इस दौरान गुटबाजी की कोई खबर नहीं आई सामने। नहीं साकेत जी, आपने कई बार हमारे किसी विधायक के बयान के ऊपर चलाई चर्चा, कई बार अपने एंकर के चर्चा ऊपर चलाई। अध्यक्ष की चर्चा चेंज होते होते 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष मुझे सुनते सुनते ऐसा है कि चर्चा में हमेशा बने रहना चाहिए, और राजनीति में और राजनेता अगर चर्चा में ना रहे तो फिर ऐसा लगता है कि करियर जो है वो डाउनफॉल के तौर पर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल का एक दिन है और उसके बाद परसों का दिन, सुबह से ही हर एक पहलू की हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। ये हर एक हलचल जो रिजल्ट की होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर कौन चल रहा है आगे और कौन चल रहा है पीछे। सारी चीजें सबसे पहले और सबसे सटीक सिर्फ जनता टीवी पर। अभी की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।